जो है धन देते हैं, रूप देते हैं और विचार यानी ज्ञान देते हैं, और सबसे ज्यादा खुश होते हैं ज्ञान को बांटकर। और बृहस्पति देव उसको एक अलग लेवल लेके चले जाते हैं, है ना। ये अपन ने शुरुआत में ही, तो सारा जो कुछ ज्योतिष है ना, विचार है कि उसमें आप अपने मनन मंथन से वो स्थिति खोजो जहां एक व्यक्ति सर्वोत्तमता की प्राप्ति करेगा। वही स्थिति आप उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे स्थापित करने की कोशिश करो। आप अपने आप उसमें घुसते चले जाओ, अपने आप वो है ना बताने लग जाएंगे आप, राइट। वो मैं धीरे धीरे आपके ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं समझता हूँ आज बहुत अच्छा, बहुत उत्तम जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात निकलवा दी, राइट। एनीबॉडी एल्स? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। जो परम उच्च हो के, अब वो जैसे गुरु 5 डिग्रीज पे परम उच्च के होते कर्क राशि में, अब वो बिल्कुल बिल्कुल। 10। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर जो गुरु होते हैं वो परम उच्च हाँ। उससे नीचे आ रहे हैं, 10 डिग्रीज के हैं, लेकिन वो वक्री है, तो क्या वो आप वो और बलवान हो गए ना, मतलब मैंने बताया वो था ना बल आपको, खोएंगे या वापस वापस अपने बल को लेके जाएंगे? वो अत्यधिक शुभ हो गए, अत्यधिक शुभ हो गए। ही हैज एंजॉयड दैट हाईएस्ट एलिवेटिंग पॉइंट, एक्मे ऑफ दैट अचीवमेंट, जहां उसको परमानंद की प्राप्ति होगी, वो पा चुका है। अब उसको वो पुनः प्राप्त करने जाएगा, तो वो सोचो वो ग्रह कितनी ताकत लगाएगा। आप सोचो कि मेरे को कोई चीज बहुत आनंद देती है, खाना कोई पर्टिकुलर मिठाई मेरे को खूब आनंद देती है, और मेरे को कह दिया भाई इसका आनंद ले, मैं उसका आनंद लिया, और अब मेरे को वहां से कहा भैया चलो अब आगे आगे चलिए, और मेरे को एक मौका और दिया भाई वापिस जाके तू आनंद ले सकता है, तो उस समय मैं 3 गुना ज्यादा प्रभाव दूंगा। समझ रहे हो ना, ठीक है एक चीज जिसका मैंने यस कोई सर। स्वाद पाया ही नहीं, मैं उसको पाने जा रहा हूँ, तब तक तो मैं एक बस सोच के जा रहा हूँ, हाँ यार ये चीज मिलेगी मेरे को जो आनंद दे, लेकिन मैं उसका आनंद पा चुका हूँ। आप समझ रहे हो ना, और उसको पाकर मेरे को आगे बढ़ा और वापस मौका मिल रहा है वापस पाने का, तो हाउ पावरफुल आई विल बी, है ना। तो आप सोचिए, दैट इज यस सर। ग्रेट पोजीशन, राइट। यस सर। यस हाँ सर। क्लियर। और किन्हीं के कोई कोई ऐसी शंका आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ कपिल जी, हेलो हेलो, जी जी सर। हाँ बढ़ूं हेलो आगे। जी सर। हाँ देखिए, मैंने बिल्कुल सर आपको बिल्कुल। 6-7 स्थितियां क्लियर कर दी थी, मैं अभी आपको 2-3 स्थितियां और क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ अन्य बात करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि उच्च प्रदीप्त, स्वस्थ, सुखित आदि अवस्था क्या होती है, उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी जिसकी आपने अभी बात की। षडबल मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन में मैं आपको षडबल जब पढ़ाऊंगा, बहुत बारीक से बारीक चीज पढ़ाऊंगा, पर एट दिस टाइम कितना षडबल चाहिए होता है, और वो बढ़ते हुए क्या प्रभाव देता है और घटते हुए क्या प्रभाव देता है। आई हैव क्लियर दैट। विंशोपक बल मैंने आपको बताया, है ना। फिर मैंने आपको ग्रहों की अवस्थाएं बताई कि जागृत, मृत, वो जागृत, शयनावस्था और सपनावस्था मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई। फिर मैंने आपको ग्रहों के बाल कुमार वाली अवस्थाएं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दी, है ना, वो भी आपको क्लियर कर दिया। उसी क्रम में मैंने आपको शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशियां भी आपको क्लियर कर दी थी कि शीर्षोदय राशियों में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, पृष्ठोदय में क्या होता है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज मैं आपसे एक विशेष बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पारस जी ने भी, भगवान, मैं पारस जी को भगवान कहता हूँ, है ना, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए आज की तारीख में जीवन है।
तो भगवान सर हमारे लिए भी भगवान है। हाँ हाँ, हमारे लिए भी भगवान है सर। हाँ, तो बस मार्ग अपने लिए इसलिए ज्योतिष का प्राप्त हुआ है। तो भगवान पाराशर जी ने बहुत शुरुआत के ही चैप्टर में एक बात को विशेष रूप से रखा। वो क्या रखा उन्होंने कि जब हम ग्रह, जब ये कुंडली बनाते हैं तो ग्रहों की डिग्री आती है। मैंने आपको बताया कि लगन क्या है, तो लगन पृथ्वी का और सूर्य का मिलन है, और एट द टाइम जो उनकी स्थिति है उस समय जो डिग्री राशि अंश कला है वो है हमारा लगन होता है, और उस लगन की हम डिग्री को लिख लेते हैं। कैसे आता है वो मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। अब यहाँ पे एक बात आती है, वो क्या कि एक राशि का फैलाव 30 डिग्री है। एक राशि का फैलाव 30 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि भचक्र को 12 भागों में बांटा गया है, और वो 12 भागों को राशियों का नाम दिया गया है, और वो हर राशि 30 डिग्री की है। क्लियर है ना? और उसको कहीं से भी विभक्त नहीं किया गया। अब ये मान लीजिए मेष राशि है और ये 30 डिग्री की है। अब मेरा जन्म मेष राशि में अगर 1 डिग्री में हुआ है तो भी मैं यहां हूं। अगर मेरा जन्म मेष राशि में 5 डिग्री पे हुआ हो तो भी मेरा यही लगन है, और मेरा जन्म अगर 10 डिग्री पे हुआ तो भी मेरा यही लगन है, और मेरा जन्म अगर 20 डिग्री पे हुआ तो भी यही लगन है, और मेरा जन्म अगर 29 डिग्री पे हुआ है तो भी मेरा मेष लगन ही है। अब समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि राशि वही है, डिग्रियां बदल रही है, डिग्रियां बदल रही है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि राशियों का जो विभाजन है ना, राशियों का जो विभाजन है वो 30 डिग्री के हिसाब से फिक्स कर दिया गया। अब राशि क्या, रास क्या, पीछे जो कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टलेशंस है, एस्ट्रिज्म्स है, जो एक पर्टिकुलर एक आकृति को प्राप्त करता है, वह उस राशि का नाम हो जाता है। मेष है तो उसके पीछे मेंढा बनता है, उन सारे कॉन्स्टलेशंस को मिला के अगर आप देखोगे तो उसमें मेंढे की आकृति बनती है। तो पूरी एक राशि है, उसका फैलाव 30 डिग्री है, उसका फैलाव 30 डिग्री है। अब मैं बात करता हूं भाव की। ये मैंने राशि दी आपको, अब मैं बात करता हूं इस भाव की। ये मान लीजिए लगन है। अब इस भाव, ये मान लीजिए 20 डिग्री पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ मेष में, कितने में, 20 डिग्री पे। अब इसका जो फैलाव होगा वो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर ही तो होगा। इसको मैं अगर 0 मानता हूं तो मेरा फैलाव जो होगा 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर ही तो होगा। तो मैं अगर बात करूं तो 20 + 15 35, अगर मैं इसको बात करूं तो 35 डिग्री हो गया। अब 35 डिग्री हो गया तो मैं ये राशि तो मेरी 30 डिग्री तक ही है, ये राशि तो मेरी 30 डिग्री तक ही है। तो मैं अब कहां चला गया, अगले भाव में, इधर अगले भाव में, यानी 5 डिग्री में अगले भाव में प्रवेश कर गया। मैं 5 डिग्री अगले भाव में प्रवेश कर गया। तो ये भाव चलित की जो गणित है, जो आप कुंडली में देखते होंगे भाव चलित, दरअसल में पाराशर जी कहते हैं भाव चलित नहीं है, भाव मध्य से राशि का फैलाव है। भाव चलित बात की गणित है। अगर ऐसा, अगर भाव चलित के अनुसार, अब वो दूसरी बात क्या कहते हैं कि इससे प्रभाव तो राशि का ही रहेगा, राशि तो वही रहेगी, लेकिन वह ग्रह उस भाव के भी कारकत्व को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी योग कहे गए हैं ना, वो राशियों से ग्रहों के बनने वाले योगों को इस तरह से पलटते हुए नहीं कहा गया, वो स्थिर है। उसमें ये कभी भी नहीं कहा कि अगर ऐसी स्थिति बने तो ग्रह आगे चला गया तो वो जो योग लिखा हुआ वो भंग हो गया। तो कहने का आशय ये है मेरा कि जो भी आपका लगन की डिग्री है, कोई भी कुंडली की जो लगन की डिग्री है वह मध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य, लगन मध्य। क्या कहलाती है? लगन मध्य। हेलो, क्लियर? जो भी लगन की डिग्री है वो आपका लगन मध्य है, यानी कि वो आपके लगन का मध्य बिंदु है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का
10 डिग्री का जन्म हुआ मेष में, तो उसका जो लगन मध्य है वो 10 डिग्री है। समझ रहे हो आप? उसका जो लगन मध्य है वो 10 डिग्री है। तो जो भी ग्रह, अब इसको क्या करा है कि ये दरअसल में जो दसम भाव है हमारा, जहां सूर्य 100% हमारे सिर के ऊपर होता है ना, ये दसम भाव, इसकी गणित चलित में दसम भाव स्पष्ट से आती है कि ग्रह, आप जानते हो कि ग्रह जब चलते हैं तो दोलन करते हुए चलते हैं। पृथ्वी जब चलती है तो दोलन करती हुई चलती है, तो जब दोलन करती हुई चलती है तो वह जो टाइम है उससे ज्यादा टाइम लेती है या कम टाइम लेती है। तो यहां से यहां तक जो पृथ्वी का चलन है उसमें कुछ डिग्रियों का फर्क आता है। तो उस कुछ डिग्रियों के फर्क को एडजस्टमेंट करके चलित के अंदर क्या किया जाता है, मध्य स्थापित कर दिया जाता है और राशि संधि स्थापित कर दी जाती है। मध्य स्थापित कर दिया जाता है और राशि संधि स्थापित कर दी जाती है। मेरा ये मानना है, जो पाराशर जी भगवान ने बहुत इजी कंसेप्ट दिया, उसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। वो क्या कहते हैं, ज्यादा किसी चक्कर में जाओ ही मत, आप तो लगन मध्य को पकड़ लो, और लगन मध्य से जो ग्रह लगन मध्य पे है वो बलवान है। क्या है? बलवान है। और लगन मध्य से जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा तो लगन का फैलाव कितना है, 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर। तो मध्य से 15 डिग्री इधर और मध्य से 15 डिग्री उधर तक उसका फैलाव है। तो जैसे जैसे वो ग्रह आगे बढ़ता जाएगा डिग्री वाइज, तो वह बलहीन होता चला जाएगा। लगन मध्य से जैसे जैसे ग्रह दूर होता जाएगा वह बलहीन होता चला जाएगा। और अगर वो राशि संधि पे आ जाता है, यानी इस जगह आ जाता है, जो इसकी संधि बन रही है, कितने पे बनेगी, 10 और 20 बिंदु जुड़ेंगे। तो मान लीजिए 20 डिग्री का है तो बिल्कुल राशि संधि पे आ गया, 30 डिग्री का है तो यहाँ आ जाएगा, तो वो बिल्कुल बलहीन हो जाएगा। और जब इससे आगे चला जाएगा तो भी उसकी ताकत कम हो जाएगी, वह शुभ परिणाम देने में, क्योंकि वो ये राज किसका है, घुस किसके में गया, वो ये उसको कोई लैंड ही नहीं रही, उसकी कोई लैंड ही नहीं रही। अभी मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या कपिल जी, आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड एनीबॉडी एल्स? इसको अगर भूल गए ना तो पूरी जन्म पत्रिका, इसको आपको कोई नहीं समझाएगा। आप बहुत गहराई से समझना। देखिए, मैं बहुत खुले दिल से, बड़े आनंद से और भगवान का कृत्य मानकर ये ज्ञान बांट रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को मूर्ख भी समझ सकते हैं, समझते भी होंगे, वो मैं उसका कोई वो नहीं करता हूँ। मैं ज्योतिष की सेवा के लिए हूँ और ज्योतिष की सेवा कर रहा हूँ। मेरा आप सीरियसली सीखना। सर ये ऐसी बातें मत करो, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। सर आप एक बात बताओ सर, जैसे लगन मान लो, लगन 5 डिग्री का है, ठीक है ना, 5 डिग्री का है, तो उसमें अगर अपन 15 जोड़े तो 20 डिग्री, तो वो लगन इसी में रहेगा, वो फिर इससे थोड़ा। हाँ, वो बिल्कुल, वो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। हाँ, ये 5 डिग्री का लगन है, तो ये मेरा मध्य क्या हो गया, 5 डिग्री। अब ये 5 डिग्री से इधर मैं 15 जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 20 डिग्री। तो जो भी ग्रह 20 डिग्री से आगे चला जाएगा वो बलहीन होता चला जाएगा। यानी 5 से जैसे जैसे पीछे जा रहा है या आगे जाएगा, 5 से जैसे जैसे आगे जाएगा, यानी यहाँ से मान लीजिए 24 डिग्री का हो गया, 24 डिग्री का हो गया, तो वो लगन मध्य से दूर हो गया, तो वो बिल्कुल बलहीन हो गया। 15 डिग्री आगे जाते ही वो पूरी तरह फैलाव 15 डिग्री का ही है मेरा, यानी 20 डिग्री से ज्यादा होते ही वो ग्रह बलहीन हो गया। राइट? क्लियर हितेश जी? हाँ सर। हेलो, क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, राशि नहीं बदलेगी, राशि नहीं बदलेगी, भाव का असर बदल जाएगा। ये आप जब विवेचन करोगे, कुंडली का विवेचन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कई बार आप देखोगे कि वो ग्रह तो आपको दिखेगा नवम में, अष्टम में, लेकिन वो दरअसल में चला गया नवम में। तो राशि मान लीजिए यहाँ पे नवी राशि का स्वामी गुरु है ना, नवी राशि का स्वामी गुरु है, और ये मान लीजिए लगन मध्य मेरा 10 डिग्री है और गुरुदेव 28 डिग्री के हैं, तो वो है अष्टमेश, लेकिन वो चले कहां गए, तो राशि तो ये रहेगी
लेकिन वो नवम के भी उनको पकड़ लेगा। खुद तो बलहीन हो जाएगा लेकिन नवम के भी कारकत्वों को पकड़ लेगा। ये आप देखना, आप जब कुंडली देखोगे ना, ये बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा आपको। जब आप भाई बहनों की कैलकुलेशन करोगे, जब आप संतान की कैलकुलेशन करोगे, है ना, तब ये बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। आप देखना, ये मैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। प्राय कोई ज्योतिषी इस चीज को नहीं देखता और यहाँ बड़ी ब्लंडर होती है। ये दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर ईच एंड एवरी ज्योतिषी डज दिस रेगुलरली। अपन को ये गलती करनी ही नहीं। हमको सबसे पहले, वह कुंडली सबसे बलवान है जिसमें ज्यादातर ग्रह लगन मध्य पे बैठे, राइट, बाकी सब पैरामीटरों के साथ। हेलो, हाँ बताइए सर। आपने एक वाला अभी जो उदाहरण दिया उसमें 5 डिग्री का था, तो सर 20 डिग्री से बाहर जाते ग्रह बलहीन हो जाते हैं। सर जो फर्स्ट आपने उदाहरण दिया था कि लग्न 20 डिग्री का है, तो सर 35 डिग्री आया था, तो सर क्या 5 डिग्री से बाहर जाते ग्रह कमजोर हो जाएंगे? जैसे जैसे ग्रह, समझ में आया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री का फैलाव है, ये 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर। अब मेरा लगन मध्य 10 डिग्री है, मान लिया आपने। अब मैं यहां से चला तो 11 डिग्री पे मैं थोड़ा बल खो दिया, 12 डिग्री पे थोड़ा और खो दिया, 13 पे और खो दिया। ऐसे चलते चलते जब मैं 25 डिग्री पे आ गया तो मैं राशि संधि पे आ गया, है ना। 15 डिग्री पे इसका प्रभाव क्षेत्र कितना है? 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर। हर भाव का प्रभाव क्षेत्र कितना है? 30 डिग्री है। तो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, किससे? भाव मध्य से। भाव मध्य एक लाइन है, बाइसेक्टिंग लाइन है, तो वो उसको बांट रही है और वहां से, तो जैसे जैसे ग्रह यूं जाने लगेंगे वैसे वैसे बलहीन होते चले जाएंगे, और जिस समय वो मतलब 15 डिग्री प्राप्त कर लेंगे वो पूर्ण बलहीन हो जाएंगे, राशि संधि पे आ जाएंगे। ओके सर, थैंक्स सर। क्लियर? हाँ ओके सर, बिल्कुल क्लियर। सर हाँ, अगर तो एक ये स्थिति हमको, हाँ बताइए। लगन मध्य 2 डिग्री है, हाँ डिग्री 2, लगन की डिग्री 2 या 3 है, और हाँ बिल्कुल सूर्य बिल्कुल सही। सूर्य मेष राशि में 2 डिग्री के हैं, हाँ 10 पूर्ण डिग्री में बलवान हो गए। सूर्य। हाँ, तो सर वहां पर 2 डिग्री में पूर्ण बलवान होंगे 10 डिग्री की अपेक्षा। वो इंडिविजुअल सूर्य की वो है, यहाँ उसके मैं सुबत्व देने की ताकत की बात है। तो वो जो लगन मध्य पे है तो वो पूरी ताकत से अपना परिणाम देगा, पूर्ण बल को प्राप्त हो गया, लगन मध्य पे आकर पूर्ण बल को प्राप्त हो गया, मतलब वो अपने डिलीवरी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम उसको इस समय बाल्यावस्था नहीं बोल सकते है? अब हम उसको हेलो, बाल्यावस्था में नहीं बोल सकते क्योंकि वो लगन के मध्य में है। नहीं, देखिए ज्योतिष क्या है, मैंने अभी आपको बताया सादृश्य सिद्धांत। जितने भी एस्पेक्ट हैं प्लस और माइनस लगाते जाओ, आपका दिमाग ये कहे कि अब ये नट सेल में अब ये ग्रह शुभ है, और आपने लगाया कि यार ये लगभग 3/4 शुभ है या 60% है, वो आप, इसीलिए तो ज्योतिष की जरूरत है, वो आपको अपने विवेक से निकालना पड़ेगा। तो ये एक स्थिति है जो ग्रह को बलवान करती है, जो उसके शुभत्व को बढ़ाती है, जो बलवान करती है, यानी उसके परिणाम देने की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो ये एक बिंदु है जो हमको जोड़ना है उसके शुभत्व के लिए। क्लियर सर? कोई भी चीज किसी को खत्म नहीं कर रही है। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात पूछी यार आपने, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात। मेरा पूछने का आशय ये था कि हम हाँ। कई बार सोचते हैं कि ग्रह तो बहुत कम डिग्री का है वृषभ राशि में, इसका मतलब बाल्यावस्था में, लेकिन अब लगन हाँ। मध्य के करीब आ गया तो अब वो बलवान हो गया, वो 2 डिग्री का होने के बाद ही बलवान हो गया क्योंकि लगन ही 2 डिग्री का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे समझो, ज्योतिष में कोई भी चीज है ना वो छूटती नहीं है, कोई भी चीज किसी का सम्मान नहीं करती। यहाँ सादृश्य सिद्धांत लगता है। सादृश्य सिद्धांत क्या कि आपने लिखा ये शुभ और ये पाप, या बलवान और बलहीन, जो भी आप लिखना चाहो, बलवान और बलहीन। तो आपको वो जो भी जितने पैरामीटर आप लेते हो, जो भी आपको उचित लगते हैं, जितने आपको ज्ञान में है,
तो जो शुभ शुभ के हैं उनको यहाँ जोड़ते चले जाओ, जो अशुभ अशुभ के हैं उनको यहाँ जोड़ते चले जाओ, नेट में रिजल्ट निकालो। तो जो नेट रिजल्ट होगा ना वो इम्पैक्ट करेगा। तो आपकी बात, आप ये कह रहे हो कि वो बाल अवस्था में है तो वो तो कोई काम का, या मृत अवस्था में है तो वो बलहीन हो गया, तो वो एक बिंदु में तो बलहीन हो गया लेकिन लगन मध्य पे आ गया। मैंने कल भी बताया था आपको कि चर राशि में 3-20 तक का ग्रह जो है ना वो 1-5-9 की बात, 1-5-9 में वो वर्गोत्तम होता है, 3-20 तक वर्गोत्तम होता है लेकिन बाल अवस्था में होता है। जो द्विस्वभाव में है वो मृत अवस्था में होता है लेकिन वो वर्गोत्तम होता है ना। तो वो हमको क्या है, सादृश्य सिद्धांत लगाना है। ये मैं अभी पूरा हो जाए फिर मैं आपको सादृश्य सिद्धांत लगा के बताऊंगा। तो नेट सेल में उससे का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, ठीक है ना कपिल जी। कोई भी चीज किसी की वजह से खत्म नहीं होती। जी सर बिल्कुल, मतलब एडिशन उसको करते हैं ना वो, हर चीज को। यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो नेट में आपके ने जैसे मंगल दोष निकालते हैं, 1, 4, 7, 8 और 12 के अंदर जितने भी 5 ग्रह हैं ये मंगल दोष उत्पन्न करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि लगन से भी हमने लिख लिए, चंद्रमा से भी लिख लिए और शुक्र से भी लिख लिए, लगन में भी लिख लिए और नवमांश में भी लिख लिए, वही स्त्री की कुंडली में लिख लिए और नेट में निकाल लिया, नेट में रिजल्ट निकाल लिया। जब दोनों के बरोबर से आ रहे हैं या एक आध का अंतर है तो भाई मंगल दोष का भंग हो गया, समझ रहे हो ना। वैसे ही यहाँ होता है, वैसे ही यहाँ होगा कि बढ़ने वाली चीजें बढ़ाते जाओ, घटाने वाली और नेट में उसको पकड़ लो। अब मान लीजिए कोई ग्रह है जो हर तरीके से पॉजिटिव 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 होता जा रहा है, वो आदमी को अल्टीमेट पे लेवल पे ले जाता है, एक ही ग्रह, है ना। जो आदमी सामान्य आदमी से जो ऊपर उठते हैं उनके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तो आप देखना, है ना, ठीक है ना। ओके, ठीक है कपिल जी। जी सर। हेलो, हाँ। तो मैंने आपको ये समझाया कि लगन मध्य क्या होता है और लगन संधि क्या होती है, राइट। पहली चीज क्लियर हो गई ना ये। अब मैं बात करता हूं राशि संधि, यानी कि आपको सबसे पहले भाव मध्य लेना है। भाव मध्य के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगन के जो अंश है, जो कला है, उसको आप स्थापित कर दो, वो आपका भाव मध्य हो गया। वो हर एक भाव में वही इम्प्लीमेंट होगा, वो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। मान लीजिए 10 डिग्री है तो हर भाव में 10 डिग्री ही, ठीक है ना। अब बात आती है दूसरी, संधियों। ये तो हुआ भाव मध्य, ये हुआ भाव मध्य, भाव संधि। ये क्या हुआ, भाव मध्य भाव संधि। अब इसमें मैं क्या एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि ये मेरा भाव मध्य है, ये 10 डिग्री है मान लीजिए, और कोई ग्रह 9 डिग्री पे हो गया तो ये अत्यधिक बलवान हो गया, क्योंकि ये भावाभिलाषी हो गया। क्या हो गया, भाव मध्य को पकड़ने जा रहा है तो भावाभिलाषी हो गया। जैसे इससे आगे जाएगा तो वो भाव को छोड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए वो भाव नीचाभिलाषी हो गया। कहने का आशय है कि जब भी कोई ग्रह भाव मध्य के पास जाने की कोशिश करेगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा तो बलवान होगा, जितना पास जाएगा उतना बलवान होता चला जाएगा। अब बात आती है राशि। राशि मैंने अभी आपको बताया कि 30 डिग्री की है, हर राशि 30 डिग्री की है, हर राशि 30 डिग्री की है। कोई भी ग्रह जब राशि संधि पर होता है, और राशि संधि भाव संधि से अलग है, मैंने आपको बताया, उसका फैलाव है ही है उतना, उसका फैलाव उतना है ही है। तो जो भी ग्रह राशि संधि पे होता है, यानी कि 1-2 डिग्री के आसपास है, और जो ग्रह 29-30 डिग्री का है, वह अपने परिणाम नहीं दे पाता। अब प्रश्न क्या हो गया कि कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि ग्रह राशि संधि पर भी हो और भाव संधि पे भी हो, वो अपने बिल्कुल परिणाम नहीं दे पाएगा, वह अपने परिणामों को
पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको लैंड नहीं मिली, उसको राज्य करने के लिए जगह नहीं मिली, उसको एक लास्ट में जाके बिठा दिया गया, है ना। तो ये राशि संधि, देखिए भाव संधि, भाव मध्य अलग चीज है, राशि संधि अलग चीज है। समझ में आ गया आपको? कोई नए स्टूडेंट तुम बताओ। सुधीर जी हैं क्या? सुधीर जी है क्या? हेलो। जी सर जी। हाँ, समझ में आया? हाँ जी सर। तो सर? ये अभी, हाँ बोलिए प्लीज। सर मैं ऐसे बोलना चाहूंगी, हम पुराने स्टूडेंट हैं, पर हमें भाव मध्य, लग्न मध्य और राशि संधि कुछ भी नहीं पढ़ाई गई थी, तो हम भी नए हैं इस मामले में। अच्छा, तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है ना। सर हम बहुत से मामलों में संधियां, नए हैं। हाँ, तो संधियां जो है ना, 4-5 संधियां कही गई है। संधि जो भी है ना, वो बहुत, जैसे एक तिथि से दूसरी तिथि, स्पेशली 1-6 जो तिथि है, 1-6-11, तो पूर्णा के बाद जब 1-6-11 तिथि आती है और उसके बीच में जो 3 घंटे का जो समय आता है, तो यानी कि जो लास्ट की घड़ियां हैं, जो एक प्रहर आता है, वो बहुत राशि संधि, वो तिथि संधि कहलाती है, वो बहुत खराब। ऐसे ही गणांत जो हम पढ़ते हैं, एक नक्षत्र, मूल के नक्षत्र, यानी है ना, पहला 10वां 19वां और 9वां 18वां और 27वें नक्षत्र की लास्ट की जो उनकी शुरू की और इनकी लास्ट की जो अंश है, उन पे ग्रह होता है, तो वो नक्षत्र गणांत कहलाता है। ऐसे 4, 8, 12 राशियां हैं जो राशि संधि कहलाती हैं, है ना। तो संधि पे कहीं भी हो, इसलिए मुहूर्त भी आप पढ़ोगे ना, तो संधि